अजय जी, आपको याद होगा शायद आज ही का दिन था वो, जब विधानसभा में 200 से ज्यादा विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे। वो आज की ही तारीख थी वो। तो तब मैसेज गया था कि मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है उससे लोग नाराज हैं। और पिछले दिनों में हमने जो केशव मौर्य के बयान थे उसने साफ कर दिया था कि नाराज क्यों हैं, मुख्यमंत्री की शैली को लेकर नाराज क्यों हैं। केशव मौर्य की नाराजगी इतनी भारी पड़ेगी बीजेपी को, यह खुद योगी जी ने नहीं सोचा था। अब इस दौर में जब चुनाव में 2 महीने बचे हैं चुनाव होने में, तब ये कोशिशें की जा रही है निषादों का सम्मेलन कर दो, पिछड़ी जातियों को वोट कर दो। क्या लग रहा है आपको कि इन प्रयासों को कामयाबी मिल जाएगी? क्या लग रहा है पिछड़ी जाति किसकी तरफ ज्यादा है, समाजवादी पार्टी की तरफ या बीजेपी की तरफ? देखिए, एक प्राकृतिक बिल्कुल इंडिकेशन होता है कि जब दिया एकदम से लपलपाने लगता है उसकी बाती, तो समझ लीजिए कि वो बुझने लग रही है। तो ये संकेत इस बात का है कि जब रोज हम कभी आज निषाद के उसमें फंसे हैं का उसमें अब तक 4.5 साल में याद नहीं आई थी जब मछुआरों से उनका हक छीना जा रहा था, नाविकों से उनका हक छीना जा रहा था, तब आपको याद नहीं आई थी? तब निषाद भूल गए थे आप? जब राजभरों से उनके साथ हो रहा था और उनको कोई हक नहीं मिल रहा था और उनके साथ में लगातार अत्याचार हो रहा था, तब आपको याद नहीं आई थी? आपको क्यों नहीं याद आती है तब राजा सुहेल देव की? आपको काशी विश्वनाथ की याद उसी समय क्यों आती है जब चुनाव आ जाता है? आपको मथुरा क्यों याद आता है? जो मोहन भागवत हैं वो जा करके हिंदू महासम्मेलन और वो क्या कहा जाता है, हिंदू महाकुंभ जो है आयोजित करवाते हैं और मुख्यमंत्री प्रदेश का वहां जाकर के और सारे लोग सम्मिलित होते हैं चित्रकूट में, तो वो अभी क्यों हो रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब है कि आपको लग रहा है कि सब छिटक रहा है। जो आपने आज से 4.5 साल पहले, जो 5 साल पहले आपने पूरा प्रोपोगंडा खड़ा किया था और जो बनाया था और जिस तरह से किया था और एक सब्जबाग दिखाया था, एक परिवार को तोड़ दिया था जिससे कि उसके वोट बिखर जाएं, उसमें तमाम सारी चीजें हों, तो इन सबको आपने किया, आपने तो सारी चीजें अपनाई थी और नतीजा आप सत्ता में आ गए, बहुत अच्छी स्थिति में आ गए। आने के बाद में आपको जरूरत नहीं थी, किसी से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट आपको मिला था कि उसके बाद में तो आपको परवाह नहीं करनी थी, हर चीज जनहित में हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हो गई? और जब अब याद आ रहा है तो कभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो होगा, कभी गंगा एक्सप्रेसवे का होगा और कभी ये होगा, तो ये सारे ड्रामे हो रहे हैं। कभी जात के ड्रामे हैं, कभी धर्म के नाम पे है, कभी किसी उस पे है। अब चूंकि एक चेहरा था कि विकास नहीं किया है, तो साहब विकास का भी फुल एक दिखाना है, ड्रामा दिखाना है, तो उसके लिए करना है। जिस सड़क को आप कहते थे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कि बड़ी महंगी बन गई, इसमें तो 10,000 करोड़ रुपया का घोटाला हो गया है और ये हो गया है, साहब बनी ही टोटल 12,000 करोड़ की थी, तो 10,000 करोड़ का घोटाला कहां से हो जाएगा? पहली तो बात ये। और दूसरी बात, मान लीजिए आपकी बात हम मान भी लेते हो गई, तो साहब आप तो 22,000 करोड़ का बना रहे हो, उससे जो एक पूरी औसत उसको जोड़ करके वो होगी, तो आपकी तो कम पड़ती है, क्योंकि आपकी तो 6 लेन है, वो 8 लेन थी। तो सारी चीजों को यदि आप देखें, उसमें तो मंडियां भी समाहित थी, वो आपने होने नहीं दी है। तो अजय जी ईमानदार, आप अजय जी ईमानदार मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग कहते हैं वो ईमानदार मुख्यमंत्री है। नहीं, मैं कही नहीं रहा हूं कि वो बेईमान है, मैं तो कह रहा हूं वो ईमानदार है। वो ऐसे ईमानदार है कि हर भ्रष्ट को वो संरक्षण दे देते हैं। वो ऐसे ईमानदार हैं कि जो उनके इर्द गिर्द जितनी पूरी उनका जो किचन कैबिनेट है वो सारी सब तमाम तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके यहाँ बिजली विभाग में बहुत बड़ा पीएफ घोटाला हो जाता है, लेकिन ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। उनके यहाँ पुलिस महकमे में तमाम सारी खरीद हो जाती है पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत, और उसमें तमाम सारी चीजें हो जाती हैं, कमीशन लिए जाते हैं, लेकिन वो ईमानदार हैं।
उनके यहाँ तमाम भर्तियां, इतिहास में इतनी भर्तियां नहीं गड़बड़ हुए, पर्चे लीक हुए, हो जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ईमानदार है। उनके यहाँ जो है जो खाद्य उसका होता है वो घोटाला हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री ईमानदार है। उनके यहाँ कृषि विभाग में घोटाला हो जाता है, मुख्यमंत्री ईमानदार है। उनके यहाँ तमाम और सारी चीजें हो जाती है, मुख्यमंत्री ईमानदार है। एफआईआर कितने में होती है, कितने में वो करते हैं, और कितने में उनके अपने लोग वो आते हैं जो परिध में आते हैं। उनके शिक्षा मंत्री के भाई जो है किस तरह से क्या कैसे हो जाते हैं भर्ती। बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है, वो इतने ईमानदार है कि खाद तक बेच ली जाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़ा अनाज पहुंच जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पूरा नहीं मिलता है। तो बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है कि स्कूलों के जो है सुंदरीकरण और उनके मरम्मत के नाम पे जो खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो ये अरबों रुपया खर्च करके और ये सब करके सारे के बाद में ईमानदार इतने हैं कि उत्तर प्रदेश 580 करोड़ लाख करोड़ 580 लाख करोड़ से अधिक का कर्जदार हो जाता है, और उसके बाद वहां का मुख्यमंत्री हजारों करोड़ रुपया सिर्फ इस प्रचार पे खर्च कर देता है कि मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, प्रगति के पथ पर दौड़ता उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, प्रथम प्रदेश, जाने कौन सा प्रदेश, जहां जरायम पेशा लोग विज्ञापन निकलवाते हैं कि साहब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। खुद सबसे बड़ा अपराधी, और उसके बाद अपने मुकदमे वापस लेने के बाद में कहता है अरे हमने अपराध मुक्त कर दिया। बिल्कुल कर दिया, क्योंकि अपराध के मुकदमे तो वापस हो गए ना, अपराधियों से वापस हो गए ना। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है और फिर कहा जाता है लड़कियां सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित है कि जिसके खिलाफ बलात्कार मुकदमा जो लड़की दर्ज कराती है उसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। मजबूरन वो आकर के वो जेल में जाती है और उसके बाद में वो मजबूरन अपने उससे मुकर जाती है कि साहब अब क्या करें हम जेल में। अजय जी आज का जो विषय है वो ये है, यही है कि पिछड़ी जातियां, मेरा सवाल ये है कि भगवा कपड़ा देखकर तो पिछड़ी जातियों को लगना चाहिए ना कि एक भगवा वस्त्रधारी है हमारे बीच में, तो फिर कहाँ जातियों में आदमी, हिंदू धर्म की बात होती है तो कहाँ जातियों के खांचे में आदमी बटेगा। देखिए एक चीज है, जो आपने अब जाति का सवाल पूछा है वो भी बोल देता हूं मैं। सीधी सी बात ये है, जो माना जाता है कि 43% जो जातियां हैं पिछड़ी जातियां हैं जिनका वोट बैंक, और वो 43% में 9% यादवों का वोट है, इंटेक्ट है, वो सबसे बड़ा पिछड़ी जातियों का वोट है। उसके बाद में कहीं लोध है, कहीं कुर्मी है, कहीं लुहार है, कहीं पे कुम्हार है, कहीं पे निषाद है, कहीं पे राजभर है, कहीं ये, तो ये बड़े छोटे छोटे सेगमेंट हैं। इन सारे को जोड़ करके 43% का अनुमान लगाया जाता है। अब 43% के हिसाब से हम यदि ये देखें तो स्थिति क्या बनती है कि इनको किसी तरीके से हम अपने साथ जोड़े रखें, लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। लोहारों को क्या मिला, कुम्हारों को क्या मिला, राजभरों को क्या मिला, लोधों को क्या मिला, निषादों को क्या मिला, इसी तरह से और जो भी है। तो आप सबको देख लीजिए और अंत में आकर के आप पहुंचेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो ये सब ठगे हुए थे। तो इनको तो सब इनकी जातियों को ठग लिया गया। अजय जी ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि विज्ञापनों से अचानक योगी आदित्यनाथ गायब हैं, दो पेज के विज्ञापन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, जागरण, अमर उजाला, हर जगह विज्ञापन, और सिर्फ मोदी जी। तो योगी जी को भी समझ में आ रहा है कि अभी से उनको किनारे किया जा रहा है। तो आप तो जानते हैं योगी आदित्यनाथ की राजनीति, क्या शांत होकर बैठ जाएंगे योगी आदित्यनाथ, या वो भी कुछ गुल खिला सकते हैं कि अगर मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं भी रायता बिखेरूंगा? देखिए, योगी की इस समय जो प्राथमिकता है वो विज्ञापन से ज्यादा जो है जीतने की है। उनके लिए है कि किसी एन केन प्रकार जीता जाए, जीतने के बाद में कुर्सी तो वो ले ही लेंगे, ये उन्हें पता है।
उन्हें अपनी ताकत का पता है। वो ताकत उनकी मठ से आती है। यही बात है कि वो मठ को नहीं छोड़ते और मठ ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत चूंकि बन के उभरता है। आरएसएस प्रमुख उन्हें मठ के कारण प्रमुखता देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर को यदि जो भी समझता है, आरएसएस के स्ट्रक्चर को समझता है, वो जानता है कि नरेंद्र मोदी हो या कोई हो, वहां ताकत नागपुर से आती है। और नागपुर जब सोच लेता है कि इस ताकतवर को कैसे खत्म करना है, तो उसके लिए वो दूसरा तैयारी शुरू कर देता है और धीरे से एकदम से काटता है। आदमी के बिल्कुल पत्ते साफ हो जाते हैं। एक समय में क्या सोच सकते थे कि कभी आडवाणी को भी इग्नोर किया जा सकता है इस पार्टी में? क्या सोच सकते थे कि मुरली मनोहर जोशी जैसे व्यक्ति को किया जा सकता है? लेकिन होता है। तमाम बड़े बड़े लोग हो जाते हैं। तमाम लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी होती भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो खत्म हो जाते हैं और वो लोग आ जाते हैं जो कभी विरोध करते रहे होते हैं। तो यहां तो कोई वो नहीं है, क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा जो अब है। अब मंत्र जानते हैं क्या हो गया है? हिमाचल के चुनाव के दौरान इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां कहा, हिमाचल में, वो उनका कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष। तो आप समझ गए ना कि चेंज क्या हो गया है। अब चाल चरित्र चेहरा कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष में बदल गया है। तो जब ये हो जाता है तो उसी तरह चीजें चेंज हो जाती हैं। क्योंकि आप देखिए ना, मलिक साहब बता ही रहे थे, मैं उसको ही करता हूं। हरियाणा में आप देखिए तमाम सारे लीडर्स जो है तोड़े गए, जाट लीडर तोड़े गए और उन्हें विश्वास दिलाया गया था। क्या हुआ? सबसे ज्यादा उपेक्षित जाट हो गए। एक और थे जो जाटों के खिलाफ रहते थे, अहिरवाल। वो अहिरवाल की अपनी अलग पहचान थी, बड़ा रसूख होता था। और स्थिति क्या हुई? अहिरवाल के सारे नेता चले गए और जाने के बाद आज क्या हुआ? उनके पास कुछ नहीं है, एक ट्रांसफर भी कराने की हैसियत नहीं रखते हैं। तो उस स्थिति में अभी मैं कल आ रहा था तो फ्लाइट में मेरे साथ में अहिरवाल के एक नेता साथ में थे। वो मुझसे कहते हैं कि भाई साहब, इतना बड़ा ठग मैंने नहीं देखा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति उस स्थितियों में है, जो उनकी पार्टी में एमएलए है, वो आज ये बात कह रहे हैं कि अब करें क्या, बड़ी बुरी स्थिति है। तो अब वो भी ऑप्शन तलाश रहे हैं। तो सेम सी स्थिति है। तो वही उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो सेम सी चीज है कि अब अभी योगी को थोड़े दिन के लिए हो सकता है किन्हीं कारणों बस लगा हो, कोई इंटरनल सर्वे हो, कोई चीज हो कि हाँ चलो अभी थोड़े दिन किनारे रखो, बाद में तस्वीर निकालेंगे और फिर कैसे प्रस्तुत करेंगे। आप देखिए ना कि जब राम मंदिर को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर होती थी बात, नहीं नहीं सब हम बिल्कुल इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे और वो करेंगे, सर्व सहमति बना के करेंगे। और फिर जब करना था तो कैसे किया गया, सबके सामने है। चीजों को लेके फिर कैसे प्रस्तुत करते हैं? वैसे तो कहते हैं नहीं नहीं कोर्ट का आदेश था, हमने उसको किया। और जब चुनाव में जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, तो कहते हैं साहब हमने करा दिया। तो झूठ बोलना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको कैसे इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें उन्हें आती, क्योंकि ये कारपोरेट हो चुके हैं। और वो कारपोरेट हो चुके हैं जो किसी का भी गला घोट देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए।